90 के दशक में कराची वैसा नहीं हुआ करता था जैसा अब है। जुर्म की आंधी ने कराची को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था और यहाँ का एक इलाका लियारी सबसे ज्यादा बदला था। उस समय मैं यहाँ पर एक ढाबे पर काम किया करता था क्योंकि मुझे कोई और काम मिल ही नहीं पा रहा था। मैंने बचपन जुर्म में गुजारा था, लेकिन मैं मुजरिम नहीं बना था। आसपास बहुत ज्यादा जुर्म हुआ करता था, कभी कभी कत्लेआम तो कभी कभी दंगे। मेरा बचपन इसी तरह से निकला था, लेकिन मैं कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता था। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि ताकत को पाने के लिए कभी कभी आपको कुछ गलत करना पड़ता है, तो मैंने ठान लिया था मैं भी ताकत को पाकर रहूंगा। यही ढाबे का मालिक था। मैं इस ढाबे को हड़पना चाहता था, इसे मारकर। इसीलिए मैंने अपना मुंह ढका हुआ था। मैं ढाबे के मालिक के सामने आया और कहने लगा, यह ढाबा मेरे नाम कर दे। उसने कहा, तू चला पाएगा? मैंने कहा, चलाना कौन चाहता है, मैं तो हड़पना चाहता हूं। मैंने अपनी जेब में आलू रखा हुआ था। मैं सिर्फ उसे धमकाना चाहता था और मुझे लगा था इस तरह से जमीन हड़पी जा सकती है। मैंने अपनी जेब की तरफ इशारा करके कहा, तुझे पता है मेरी जेब में क्या है? हथगोला है, हथगोला। अगर तू इस ढाबे को छोड़कर नहीं गया, जेब से हथगोला निकालूंगा और दुकान के अंदर फेंक दूंगा, तेरा पूरा ढाबा उड़ जाएगा। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ले आलू खा। उसने मेरी तरफ आलू फेंका मेरे हाथ में। मैंने जब उस आलू को पकड़ा, मुझे वो आलू सख्त और काला लग रहा था। वो असली हथगोला था। उसे ऊपर की तरफ उछाल कर मैं भागा और वहां पर धमाका हुआ था। मैं जिंदा बच गया, लेकिन अगर 1 सेकंड की गलती होती मैं मारा जाता। तब मैंने दूर से देखा था ढाबे का मालिक हथगोले रखे हुए है। उसके पास हथियार भी होंगे, यानी वो ताकतवर है। मैं एक ताकतवर इंसान से उलझ गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर अगले दिन मैं बिना मुंह ढके उसके पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, जी काम पर रख लीजिए, बहुत गरीबी है, खाने को कुछ नहीं है, आप काम सिखा दीजिए, मैं काम करने को तैयार हूं। वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने मुझे नान बनाने के लिए रख लिया, लेकिन मुझे नान बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो कहता गोल नान बना, मैं लंबे नान बनाया करता था। लेकिन 1-2 बार मैं तंदूर में नान लगाने के लिए जब नीचे की तरफ झुका, मैं तंदूर में गिर चुका था। इसीलिए मेरा आधा माथा जल गया था। लगभग 1.5 महीने तक मैंने गोल नान बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा नान लंबा हो जाया करता था। ढाबे का मालिक मुझे पीटा करता और कहा करता, तेरा नान लंबा क्यों हो जाता है? देख, मेरा नान तो गोल ही रहता है। मैंने कहा, जी तंदूर में लगाते लगाते नान लटक जाता है, मेरी कोई गलती नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उस दिन ढाबे का मालिक मुझे बहुत ज्यादा पीटने लगा और मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ताकतवर था, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर, बल्कि उसे तो गैंगस्टर भी जानते थे। और मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था और गरीब था, तो मैं चुपचाप नीचे बैठा हुआ पिट रहा था। तब उस समय पहली बार मैंने एसपी सलमान को देखा था, जो इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। उन्होंने मालिक को डांटा कि बच्चे को क्यों पीट रहे हो? तब ढाबे के मालिक ने कहा, इसका कद छोटा है, ये बच्चा नहीं है, नान लंबे बनाता है। तब एसपी साहब ने मुझे बुलाया और कहा, तो नान लंबे क्यों बनाता है? तुझे पता है नान गोल ही होने चाहिए। मैंने कहा, जी मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा, चल छोड़, मुझे लगता है तू ढाबे के लिए बना ही नहीं है, कोई और छोटा मोटा काम करना चाहेगा। मैंने कहा, जी आप पुलिस में भर्ती करवाने वाले हैं? उसने कहा, नहीं, अपनी शक्ल एक बार आईने में देख ले, तू पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, तेरा आधा माथा तो जला हुआ है, लेकिन तू मेरे लिए काम कर सकता है। छोटा मोटा काम है, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ढाबे से रोज के कितने मिलते हैं? मैंने कहा, जी यहां पर मुझे 50 रुपए मिलते हैं। उसने कहा, तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन काम इससे भी ज्यादा आसान है। तुझे बस किसी के सामने खड़े होना है, उसे धमकी देनी है, और इससे थोड़ी बात बढ़ेगी और फिर मेरा काम। तुझे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। मैंने कहा, जी ये मेरे लिए फख्र की बात होगी आपके लिए काम करना।
एसपी साहब, आपका बहुत नाम सुना है मैंने, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तब एसपी साहब ने ढाबे के मालिक को डांटा और कहा, अब बच्चा मेरे लिए काम करेगा। ढाबे का मालिक मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि एसपी साहब ठीक इंसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, एसपी साहब, पुलिस के लिए काम करूंगा मैं। और एसपी साहब ने मुझे एक हथियार दिया था। ऐसा हथियार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, तीर कमान। मैंने उनसे पूछा, जी तीर कमान का मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा, हथियार होने चाहिए। देख, बंदूक का लाइसेंस मैं तुझे लेकर दे नहीं सकता, लेकिन कम से कम तीर कमान से तेरा काम बन जाएगा। तुझे बस एक कमजोर से इंसान को डरा कर आना है। मैंने कहा, जी ठीक है। जिसके बाद मुझे एक बंद पड़ी बिल्डिंग में भेजा गया था। वक्त रात के 8 बजे का था। वहां पहुंचते ही मैं कहने लगा, अगर कोई जिंदा रहना चाहता है तो यहां से भाग जाए। कोई नहीं भागा और उन्होंने लाइट जलाई। कम से कम 70 लोग थे वहां पर, AK-47 लेकर खड़े। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे पास धनुष था, उनके पास AK-47। और सामने पहली बार मैंने फरमान लुटेरे को देखा था। लियारी का बेताज बादशाह फरमान लुटेरा। मैं समझ चुका था एसपी साहब ने मुझे फंसाया है। सबसे आगे खड़े आदमी की आंख में तीर मारकर मैं भाग निकला था। पीछे से AK-47 की गोलियां चल रही थी। मुझे एक भी गोली नहीं लगी। मुझ पर खुदा का हाथ है, इसीलिए कोई मुझे छू नहीं सकता। लेकिन उस इमारत से मैंने बाहर की तरफ छलांग लगाई थी। नीचे रेत था, रेत में गिरा और मैं भागने लगा। जब तक वो मुझे पकड़ पाते मैं वहां से भाग निकला था। जिसके बाद मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब, काम थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक नहीं था? धनुष से ऐसा काम तो नहीं होने वाला था। फरमान लुटेरा 70 लोगों के साथ AK-47 लेके खड़ा था। तब एसपी साहब ने कहा, मैंने ही फोन करके कहा था, मेरे आदमी आते ही होंगे, बड़े खतरनाक है, मार डालेंगे तुझे। मैं एसपी साहब की तरफ देखे जा रहा और फिर कहने लगा, एसपी साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, 100 रुपए के लिए आप तो बड़े काम करवाने लग पड़े। और फिर एसपी साहब ने मुझसे पूछा, फरमान लुटेरे ने तेरा चेहरा देखा? मैंने कहा, जी नहीं, मैंने मुंह ढका हुआ था, मैं नहीं चाहता था मेरी पहचान जाहिर हो। फिर एसपी साहब ने कहा, मैं तो बता दूंगा उसे। देख, अब से तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अगर तू मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मैं फरमान लुटेरों को तेरे बारे में बता दूंगा। मैंने एसपी साहब के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मुझे मेरी मौत दिखने लगी थी, क्योंकि फरमान लुटेरे की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मुझे उस ढाबे के मालिक ने भी काम से निकाल दिया था। पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए मैं एसपी साहब के पास गया और कहने लगा, एसपी साहब, मुझे बख्श दीजिए। तब एसपी साहब ने कहा, अब से तुझे मैं कोई तीर कमान नहीं दूंगा, तुझे कोई हथियार नहीं मिलेगा। तुझे मैं सिखाऊंगा कैसे जासूस बना जाता है। पुलिस के लिए जासूसी कर तू फरमान लुटेरे के गैंग के अंदर घुस, उसका दायां हाथ बन, गैंग को तू चलाएगा। जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तुझे यह काम करना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। एसपी साहब बड़े आदमी हैं, वो एनकाउंटर चुटकियों में कर देते हैं, और वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनते। मुझे उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, और मैं ये भी जानता हूं, अगर कोई उन्हें धोखा देता है वो एनकाउंटर कर देते हैं। मैंने कहा, जी जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तब एसपी साहब ने मुझे बताया था, फरमान लुटेरे के 3 बेटे हैं, तुझे एक नाटक करना होगा। उसके किसी एक बेटे को पकड़, बचाने का नाटक कर, और इस तरह तू फरमान लुटेरे की गैंग में घुस सकता है। मैंने कहा, जी काम मुश्किल नहीं होगा? एसपी साहब ने कहा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। देख, तेरा थोड़ा काम आसान मैं करवा दूंगा। जब तू उसके किसी एक बेटे के करीब होगा, मैं उस पर गोलियां चलवाऊंगा। तू उसे लेकर भागना और फिर कहना मैंने तुझे बचाया है, मुझे काम चाहिए। फिर वो फरमान लुटेरे को बताएगा और वो अपनी गैंग में तुझे रख लेगा। मैं रो रहा था, क्योंकि मैं गैंग में जाना तो चाहता था, लेकिन इस तरह जासूस बनकर नहीं। मैं कसाई नुमा मौत को कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास उम्मीद बची ही नहीं थी। मैंने फरमान लुटेरे के सबसे छोटे बेटे को चुना, जिसकी उम्र 16 साल थी। वो गाड़ियों में घूमता है,
अय्याशी करता है और उसे फंसाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा भोला होगा, इसीलिए जब वो क्लब के अंदर जाने वाला था मैंने उसके बेटे को पकड़ा और कहा, जी आप पर गोलियां चलने वाली हैं। अभी मैंने यहाँ देखा कई लोग मुंह ढककर छिपे हुए हैं, गोलियां चलाने ही वाले हैं। वो घबरा गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे भगाना शुरू कर दिया। किसी ने हमें नहीं देखा था और एसपी साहब के लोग गोलियां चलाना शुरू हो चुके थे, यानी मैंने उसका भरोसा जीत लिया। उसके बाद मैं चाहता था कि भरोसा इतनी अच्छे तरीके से जीतूं कि ना सिर्फ फरमान लुटेरा मुझे अपनी गैंग में भर्ती करे बल्कि बड़ा ओहदा भी दे। इसीलिए मैं उसका हाथ पकड़कर एक नई बन रही 9 मंजिला इमारत के ऊपर ले गया, जिसके बाद मैं फरमान लुटेरे के बेटे को कह रहा था, यहां भी वो गैंगस्टर आ चुके हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। देखो जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे तुम करना। उस इमारत के बिल्कुल साथ दूसरी इमारत थी। मैं छलांग लगाकर दूसरी इमारत में पहुंच गया। मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो मोटा था, वो छलांग लगा नहीं पाया। 8वीं मंजिल से नीचे सीधे सरिये में गिरा था। पेट में 4 सरिये घुस चुके थे। वो वहीं पर मारा गया। मेरा चेहरा उतर गया। हे खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? मैं भागा वहां से। किसी ने मुझे नहीं देखा था। इसके बाद शहर में ये खबर फैल चुकी थी, फरमान लुटेरे के छोटे बेटे पर हमला हुआ और किसी ने फरमान लुटेरे के उस बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जब मैं एसपी साहब से मिलने के लिए गया था, एसपी साहब गंदी गंदी गालियां बहुत ज़्यादा देते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियां दी और फिर कहने लगे, ये क्या किया तूने? तुझे गैंग में घुसना था, उसके बेटे को बचाना था और कोई मारने वाला तो था ही नहीं, तू नहीं मार दिया। मैंने कहा, जी मैंने नहीं मारा, ये एक बहुत बड़ा हादसा था। मैं थोड़ा हीरो बनना चाहता था, मैंने छलांग लगाई, वो छलांग लगा नहीं पाया, मोटा था, ऊपर से गिरा, नीचे सरिये बाहर की तरफ निकले थे, मेरी कोई गलती नहीं थी। एसपी साहब कहने लगे, अब ये बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए, किसी को पता चलनी नहीं चाहिए। मैं भी अपने लोगों को अंडरग्राउंड करने वाला हूं ताकि वो गनमैन कौन थे किसी को पता ना चले। तू ध्यान दे जरा दूसरे बेटे की तरफ, उसे फंसा, और इस बार मैं गोलियां चलवाने वाला नहीं। मैंने कहा, जी मैं खुद ही देखूंगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूं। फरमान लुटेरे का दूसरा बेटा ज्यादातर बॉडीगार्ड से घिरा रहता था। मैं भी उसकी रेकी कर रहा था, उसके आसपास रहता। मुझे उसके करीब जाना था, लेकिन उसके गार्ड्स मुझे उसके करीब जाने दे ही नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर वो अकेला होगा, मैं उसकी मदद करूंगा, और उसका एक अड्डा जिसमें वो किसी को घुसने नहीं देता था। गार्ड बाहर रहते थे, अंदर वो अकेला होता था। मुझे लगा अंदर अकेला है, किसी तरह अंदर जाऊंगा और फिर कहूंगा, जी आपकी जान को खतरा है, इससे वो मुझसे दोस्ती कर लेगा। मैं जैसे ही उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, मैंने फरमान लुटेरे के बेटे को देखा। वो शायद कोल्ड ड्रिंक का कैन खोल रहा था और उससे खुल नहीं रहा था। मुझे लगा बस यही मौका है, उसकी मदद करता हूं, उसे ज़रूरत है किसी की। मैं जैसे ही उसके करीब गया, मैंने जल्दी से पकड़ा उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को और खींचकर खोल दिया। फिर मैंने ध्यान से देखा, वो कोल्ड ड्रिंक का कैन नहीं था, वो हथगोला था, हैंड ग्रेनेड। मैंने उसकी पिन निकाल दी थी। मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने हथगोला उसकी तरफ फेंका और मैं भागने लगा। वो भी चीखा था, इतने में हथगोला फट गया। उसके शरीर की धज्जियां उड़ गई थी और मैं पीछे वाली दीवार फांदकर वहां से बाहर निकला। किसी ने मुझे नहीं देखा था। अगले दिन मैं बहुत ज्यादा चिंता में। एसपी साहब जब मुझसे मिलने आए, वो कहने लगे, ये तूने किया है? मैंने कहा, जी क्या किया है, मुझे नहीं पता। एसपी साहब ने फिर से गंदी गंदी गालियां दी और मुझे मानना पड़ा। मैंने पूरा सच बताया, जी मैंने कुछ नहीं किया। वो हथगोला था, मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक का कैन है, वो खोल रहा था, मैंने खोल दिया, हथगोला फट गया, मैं बच गया, वो मारा गया। एसपी साहब कहने लगे, तुझे उसकी गैंग के अंदर घुसना है, गैंग को खत्म नहीं करना, तू तो एक एक करके सबको मार रहा है। अब मैं फरमान लुटेरे के तीसरे बेटे के करीब पहुंचा। वो क्लब में नाच रहा था, मैं भी वहां पर नाचने लगा और नाचते नाचते उससे दोस्ती हो गई। फिर मुझे समझ में आया, उसे मर्द पसंद है। वो मुझसे चिपक रहा था, मेरे कुर्ते को उतार रहा था,
लेकिन मैंने सलवार का नाड़ा बड़ा जोरदार तरीके से बांधा हुआ, उससे नाड़ा खुला ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में आ गया। और फिर मैंने कहा, जी मुझे काम की ज़रूरत है। उसने कहा, ऐसी बात है तो अपने बाप की गैंग में तुझे भर्ती करवाता हूँ, वैसे भी तू मुझे पसंद है। फिर मैंने एसपी साहब को बताया था कि मैं फरमान लुटेरे की गैंग में लगभग भर्ती हो चुका हूँ। उसके तीसरे बेटे ने मुझे फरमान लुटेरे से मिलवाया था। फरमान लुटेरा सबसे बड़ा गैंगस्टर, लियारी का बेताज बादशाह। मैं उसके सामने था और उसने कहा, मेरा बेटा तुझे पसंद करता है, तुझ पर भरोसा करता है, उसके भरोसे को कभी तोड़ना मत। मैंने कहा, जी बचपन से मुझसे कुछ नहीं टूटा है, मैं बड़ा कमज़ोर सा हूँ, तोड़ने वाली बात मुझसे मत कीजिए। उसने मुझे गले से लगाया और फिर उसे दौरा पड़ा, उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी। मैंने देखा फरमान लुटेरा दौरे के कारण ज़मीन पर लौट रहा था और कोई भी फरमान लुटेरे को छू नहीं रहा था। मुझे यही मौका लगा, मैंने फरमान लुटेरे के मुंह की झाग को साफ किया। बाकी मुझे पकड़ने वाले थे लेकिन मुझे छू नहीं रहे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने देखा फरमान लुटेरे के बिल्कुल पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। वो चुड़ैल फरमान लुटेरे के अंदर से निकली थी। उसने फरमान लुटेरे को अपने वश में किया होगा और जैसे ही वो मेरा गला घोंटने वाली थी, मैंने फरमान लुटेरे को धक्का देकर पीछे कर दिया। वो चुड़ैल गायब हो गई। फिर मैं इधर उधर झांकने लगा। इतने में फरमान लुटेरा होश में आया, फिर अपनी कुर्सी पर बैठा और कहने लगा, झाग किसने साफ की? मैंने कहा, जी मैंने की। उसने कहा, वाह बड़ा हिम्मत वाला है, मुझे तो मेरे ही आदमी नहीं छूते कि वो चुड़ैल किसी के अंदर ना चली जाए, लेकिन तूने मुझे छुआ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लियारी मेरे कब्जे में है और लोग भी इसे कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये राज तुझ तक रहना चाहिए। अगर ये राज बाहर निकला तो राज भी दफन होगा, तू भी दफन होगा। अगले 10 दिनों तक मैं फरमान लुटेरे को देखता रहा। जैसे ही शाम के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता था, वो चुड़ैल का साया फरमान लुटेरे पर आ जाता था और उसके करीब कोई नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसके लंबे लंबे नाखून हो जाया करते। वो काटने की कोशिश करता। फरमान लुटेरे का बेटा तक उसके करीब नहीं जाता था। वो पूरी तरह से अकेला अपने गोदाम में थैलों को फाड़ा करता था। इससे उसके नाखून घिसते और लड़कियों की तरह वो चीखें मारता। मैं वहीं पर खड़ा था, मैं डर कर नहीं भागा था। फिर वो चुड़ैल फरमान लुटेरे के शरीर से बाहर निकली और कहने लगी, चला जा, मरना नहीं चाहता तो चला जा, ये मेरे काबू में है। इसके साथ तो मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन दोबारा तूने इसे छूने की कोशिश की, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी, फिर तेरे साथ भी वही करूंगी। चला जा, चला जा। जब मैंने ये देखा, मैं फरमान लुटेरे को समझाना चाहता था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले भी देखा था। जब फरमान लुटेरे को होश आया, मैंने कहा, फरमान जी आप समझ क्यों नहीं रहे? वो चुड़ैल आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। घर को गोदाम क्यों बना रखा है? उसे क्यों अंदर रखे हुए है? तब फरमान लुटेरे ने कहा, मैं कोई मेहमान नवाज नहीं हूं, मुझे खुद नहीं पता वो चुड़ैल मेरे ऊपर कैसे आ चुकी है, और करूं तो करूं क्या? मैंने कहा, फरमान जी मैं एक बाबा को जानता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये नहीं लगता कि आपको मारने की कोशिश की जा रही है? आप पर किसी ने जादू टोना किया है। आपके जितने भी आदमी हैं सब निकम्मे के निकम्मे, गोलियां चलाते हैं, बम चलाते हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता कि चुड़ैल का साया जब किसी के ऊपर आ जाए तो वो ऐसी हरकतें करता है। किसी ने आपको मारने की कोशिश की है, आप पर जादू टोना किया है। फरमान लुटेरे की आंखें खुली और वो कहने लगा, मारने की कोशिश? ये दूसरी गैंग का काम होगा। कमीने छू नहीं सकते तो मुझ पर जादू टोना कर दिया। अरे दुश्मन तो मेरे और भी हैं, उनसे भी पूछना पड़ेगा। तब फरमान लुटेरे ने मेरी आंखों के सामने फोन लगाया था और कहा था, दाऊद सीधे तौर पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो मुझ पर जादू टोना किया है क्या? सामने से उस आदमी ने मां की गाली निकालकर फोन काट दिया। मुझे कुछ हद तक हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने
उस हंसी को रोका। फिर फरमान लुटेरा कहने लगा, यह दाऊद का काम नहीं लगता, शायद किसी और ने किया होगा, क्योंकि जब भी ये माँ की गाली निकालता है ये गुस्से में होता है। लेकिन अगर ये गुस्से में है कि समझो ये इसने नहीं किया, ये किसी और ने किया है, कौन हो सकता है? मैंने कहा, जी पता लगाना होगा, और पता लगाने के लिए आपको हर एक दुश्मन को पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए। तब फरमान लुटेरे ने मुझे गले से लगाया था और कहा था, तू अपना है, बाकी सब बेगाने हैं। तू झाग साफ करता है, बाकी तो झाग भी साफ नहीं करते। कल से गैंग वॉर होगी, चुन चुन के सबको मारा जाएगा। अगले दिन गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। दूसरे गैंग के जितने भी मेंबर थे, चाहे वो कहीं पर भी हों, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था, ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, और एक ही सवाल पूछा जा रहा था, फरमान लुटेरे पर जादू टोना तूने किया है? और हर बार सामने से मां बहन की गाली सुनने को मिलती। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे इस पर यकीन था। 2-3 हथगोले तो मैंने उस ढाबे पर बेवजह ही फेंक दिए थे। ढाबे का मालिक मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। लंबे नान कहते कहते उसने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया था। उसके बाद जब ये बात का पता एसपी साहब को लगा, एसपी साहब मुझसे मीटिंग करना चाहते थे। मुझे एक पुरानी फैक्ट्री पर बुलाया था एसपी साहब ने। जब मैं उनके सामने गया, हाथ फैलाकर मैं कहने लगा, एसपी साहब, जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ। फरमान लुटेरे की गैंग में ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया है मैंने। तब एसपी साहब ने मेरे पैर पर 2-3 बार गोली मारने की कोशिश की। मेरे पैर बहुत ज्यादा तेज चलते थे, एक भी गोली नहीं लगी। फिर गंदी गंदी गालियां, जैसे वो दिया ही करते थे। और फिर उन्होंने कहा, ये क्या भसड़ मचा दी है लियारी में तूने, गैंग वॉर करवा दिया। मैंने कहा, जी मैंने नहीं करवाया। एसपी साहब कहने लगे, उसकी गैंग में और भी जासूस हैं मेरे। वो चुड़ैल, जादू टोना, क्या भसड़ मचा रखी है तूने, ये क्या करवाया तूने? मैंने कहा, जी मैं तो बस ऊंचा ओहदा चाहता था। फिर एसपी साहब ने कहा, अब से तू वही करेगा जैसा मैं कहूंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। अब फरमान लुटेरे को मरवाने का समय है। जहां मैं कहूं तू फरमान लुटेरे को वहां लेकर जरूर आना। अगले दिन फरमान लुटेरे को कैसे मरवाना है एसपी साहब ने बता दिया था, लेकिन फरमान लुटेरा मुझे एक मीटिंग में लेकर गया था। एक फैक्ट्री में मीटिंग, जहां पर मैंने उन बड़े बड़े लोगों को देखा जिसे एक साथ शायद यहां पहले किसी ने नहीं देखा था। हमारे गैंग मेंबर्स मुझे बता रहे थे ये मीटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मैं खास था। और मैंने पूछा, ये कौन सी फैक्ट्री है, हमेशा बंद रहती है, इसके अंदर कोई आम आदमी जा नहीं सकता। उन्होंने बताया, ये फैक्ट्री इंजमाम उल बाबर की है। ये आलू बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन आलू के साथ साथ कुछ और भी बनता है यहां। जब मैं अंदर मीटिंग में पहुंचा, अंदर इंजमाम उल बाबर भी था, फरमान लुटेरा भी था, और एक मेजर नाम का आदमी जो शायद आईएसआई का कोई मेंबर होगा। वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भारत में कुछ बड़ा करना है। मैं भी खड़ा हुआ और कहने लगा, जी पेड़ बड़े कर देते हैं, नया केमिकल आया है हमारे पास। उसने बंदूक निकाली थी और मैं चुपचाप नीचे बैठ गया था। यहां किसी को भी मेजर का असली नाम नहीं पता था। सब उन्हें मेजर मेजर ही कहते हैं, और वो जो भी करते हैं बड़ा ही करते हैं। मेजर कुछ बोलते उससे पहले ही फरमान लुटेरा सर घुमाने लगा था। फरमान लुटेरा टेबल पर जोर जोर से सर मारने लगा। तो मेजर ने कहा, ये पर्दे किसने लगाए, अंधेरा क्यों किया? पता तो है चुड़ैल चढ़ी है इसके ऊपर, अंधेरा मत करो, थोड़ी रोशनी करो। फिर पर्दों को हटाया गया और फरमान लुटेरे की झाग को मैंने साफ किया था। फिर मेजर ने कहा, तुम बड़े हिम्मत वाले लगते हो, फरमान की झाग को साफ करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, जी डर तो लगता है, लेकिन ये बॉस हैं मेरे। फिर मेजर बताने लगे, हमें भारत में नकली नोट भेजने हैं, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ के नोट छपे पड़े हैं। इंजमाम उल बाबर, नोट लेकर आओ,
बताओ इन्हें, और ये काम फरमान लुटेरा करवाएगा। जिसके बाद इंजमाम उल बाबर वहां नोटों की एक गड्डी लेकर आया। उस गड्डी को देखकर मेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। ऊपर की तरफ गोलियां चलाई थी उन्होंने, ऊपर की तरफ। फिर इंजमाम को देखकर कहने लगे, ये क्या है? इंजमाम ने कहा, ये 2000 के नोटों की गड्डी। मेजर ने कहा, 2000 के नोटों की गड्डी तो ठीक है, लेकिन ये अखबार के ऊपर नोट क्यों छापे हुए हैं? तब उसने कहा, जी कागज नहीं मिल रहा था, तो हमने भारत से अखबार के कुछ टुकड़े मंगवाए, उसी पर कटवाकर हमने नोट छपवा दिए, किसी को पता नहीं लगेगा जी। मेजर ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने पकड़ लिया तो वो नहीं पकड़ेंगे क्या? ये क्या लगा रखा है? मीटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अखबार के ऊपर 2000 के नोट छपे हुए थे, कोई भी पकड़ सकता था। तो मेजर ने कहा, नोटों को जलाओ। इस तरह मीटिंग खत्म हुई। मुझे लगा था कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा होने से पहले पहले मीटिंग खत्म हो गई। और अगले दिन फरमान लुटेरे को गाड़ी में बिठाकर मैं एक जगह ले जाने वाला था। 2 लोग और थे उस गाड़ी में, और मैं गाड़ी को बड़ी तेज उस बीहड़ में पहुंचाना चाहता था जहां पर एसपी साहब इंतजार कर रहे होंगे और वो भून डालेंगे फरमान लुटेरे को। यही हमारा प्लान था। मैं गाड़ी को सही रफ्तार में चला रहा था, लेकिन ये बीहड़ वाला रास्ता इस बार मैंने चुना था। पीछे से फरमान लुटेरा उठ गया और कहने लगा, ये गाड़ी कहाँ लेकर आया है? मैं कुछ नहीं बोला। फरमान लुटेरा कहने लगा, गाड़ी रोक। तब मैंने बोला, जी वो मैंने खैनी लगाई है। मैं इस तरफ गाड़ी इसलिए लेकर आया हूं ताकि तंबाकू के छोटे कण यहां बाहर गिरे, किसी को पता ना लगे। ये लीजिए, एक चुटकी आप भी लगा लीजिए। फरमान लुटेरे ने जैसे ही खैनी अपने होंठ के नीचे लगाई, वो फिर से सो चुका था। मुझे लगा था मैं पकड़ा गया, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया था। जैसे ही गाड़ी में एसपी साहब की उस खास जगह तक लेकर गया, वहां एसपी साहब भी मौजूद नहीं थे। एसपी साहब दूर बैठे मुझे नजर आ रहे और वो भी खैनी लगा रहे थे। उन्हें भी सुरूर हो चुका था, फरमान लुटेरे को भी सुरूर हो चुका था। ये कैसे लोग हैं, मेरी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। फिर जब एसपी साहब ने ये देखा दूर से वो भागे भागे आ रहे, उन्होंने गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। पहली बार जिंदगी में मां बहन की गालियां मैंने भी निकाली थी कि मैं भी मर जाऊंगा इस तरह से। मैंने गाड़ी दूसरी तरफ घुमाई। एसपी साहब पीछे पीछे थे, पीछे से गोलियां चला रहे थे। फरमान लुटेरे की नींद खुली ही नहीं, क्योंकि खैनी मोटे वाली लगा दी थी मैंने। फिर एक जगह गाड़ी फंसी, मैंने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही फरमान लुटेरा होश में आया, एसपी साहब ने गोलियों से उसे भून दिया। तब मैं खुश था। मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब काम कर दिया मैंने, क्या अब मैं आज़ाद हूं? एसपी साहब ने कहा, नहीं, सारी की सारी गैंग्स को खत्म करना है। अब से तू फरमान लुटेरे की कुर्सी पर बैठेगा। फिर मैं बड़ा खुश हुआ था, लेकिन फिर मेरा सिर घूमने लगा जोर जोर से, और मुझे एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। एसपी साहब भागने लगे। वो चुड़ैल मेरे अंदर से निकली और एसपी साहब को 2 चमाटे मारी। एसपी साहब के कपड़े फाड़े, लेकिन एसपी साहब भाग चुके थे। फिर वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं फरमान लुटेरे को मारना नहीं चाहती थी, मैं उसे सजा देना चाहती थी, और तुम कमीनों ने उसे मार दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब देख मैं तेरा बनाती क्या हूं। मैं एसपी साहब के पास बार बार जा रहा था। एसपी साहब, मुझे चुड़ैल नजर आ रही है। और एसपी साहब कहते, सीधे तरीके से बोल, तेरे मुंह से झाग क्यों निकल रही है? मैंने कहा, एसपी साहब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है मुझे दौरे पड़ रहे होंगे तो मुंह से झाग निकलती है। एसपी साहब मेरी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलबी थे। वो तभी मेरी मदद करते जिसमें उनका मतलब निकलता। फिर मैं किसी बाबा को ढूंढना चाहता था, लेकिन एसपी साहब ने कहा, अगर तू किसी बाबा के पास गया तो लोगों को शक हो जाएगा। मैंने कहा, एसपी साहब मैं आपसे मिलने के लिए आता हूं, तब किसी को शक नहीं होता। एसपी साहब हंसे थे, लेकिन मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा था।
उन्होंने कहा था कि इस चुड़ैल का तू इस्तेमाल कर सकता है। रात के वक्त जब मैं अपने घर में था, मेरे मुंह से झाग निकली। मैंने झाग साफ की और वो मेरे सामने खड़ी कह रही थी, देख तेरा मैं अब बनाती क्या हूं। मैंने कहा, तू मेरा क्या बना सकती है? मैं पहले से ही बहुत ज्यादा बना बनाया हूं, छोड़ दे मुझे, चली जा। उसने कहा, तूने फरमान लुटेरे को मारा, तुझे पता है फरमान लुटेरे से मुझे कितना बड़ा काम था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफ कर दे। उसने कहा, जो फरमान लुटेरे से मुझे काम था, अब तुझसे वो काम निकलेगा। देख, तुझे मैं परेशान नहीं करूंगी क्योंकि तुझसे मैं बदला लेना नहीं चाहती, लेकिन तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगी। मैंने कहा, एसपी साहब भी मुझसे काम चाहते हैं, तुम भी मुझसे काम चाहती हो, मुझे क्या काम वाला रखा है? फिर से मेरे मुंह से झाग निकली और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा, छोड़ दे, मैं काम करने को तैयार हूं। फिर वो मान गई थी। अगले दिन तक चुड़ैल से सौदा हो चुका था तो मुझे दौरे पड़ने वाले नहीं थे। उस चुड़ैल ने बस इतना कहा था कि जो दूसरी गैंग का लीडर है उससे बदला लेना है, उसे मारना है, फिर वो चुड़ैल मुझे छोड़ देगी। लेकिन एसपी साहब ने कहा था, देख, तू बड़ा तभी बनेगा जब तेरे ऊपर किसी पॉलिटिशियन का हाथ हो, लेकिन किसी पॉलिटिशियन से दोस्ती करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। लेकिन तू जवान है, मैं तुझे एक ऐसे नेता के बारे में बताता हूं जिसकी जवान बेटी है, तेरी हम उम्र है, तू उसे पटाने की कोशिश कर। ये वो नाइट क्लब है, इस नाइट क्लब में तुझे वो लड़की नजर आएगी, वो शकील जलानी की बेटी है। शकील जलानी यहाँ के एक बड़े नेता हैं। मैं उस नाइट क्लब में था, मैं नाच रहा था और देख रहा था, यहाँ तो सभी सलवारें पहने हुए मर्द ही हैं, औरत तो इनमें कोई नजर भी नहीं आ रही। वहां पर मैंने एसपी साहब को गुप्त तरीके से फोन किया था। एसपी साहब ने कहा था वो यहीं पर है, मेरे सूत्रों ने बताया है इस समय वो स्टेज पर नाच रही है। फिर मैंने स्टेज की तरफ देखा, फिर मैंने एसपी साहब को कहा कि एसपी साहब, यहां तो मुझे कोई लड़की नजर नहीं आ रही है। फिर एसपी साहब ने कहा कि वो लड़की थोड़ा लड़के जैसी दिखती है, उसकी थोड़ी मूछें आई हुई हैं। मैंने स्टेज पर नाचते हुए एक लड़की को देखा, छोटे बाल थे उसके, थोड़ी थोड़ी मूछें आई हुई थी, कपड़े बड़े अजीब पहने थे। आसपास जिस तरह गार्ड थे वो किसी नेता का बेटा लग रहा था, लेकिन असल में वो उस शकील जलानी की बेटी थी। मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब, खुदा का वास्ता है, मुझे इस दलदल में मत फेंकिए, ये बहुत गहरी दलदल है, मुझसे वो देखी नहीं जाती, आप कह रहे हैं पटाओ उसे। तब एसपी साहब ने कहा था, तेरा राज सबके सामने खोल दूंगा, जैसा मैं कहता हूं तुझे वैसा करना होगा। मैंने फिर से स्टेज की तरफ देखा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसने बाल छोटे क्यों रखे हैं, मूंछें क्यों हैं उसके। मैंने भी स्टेज पर नाचना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी थी, इतना तो साफ हो गया कि वो लड़की है, लेकिन लड़कों जैसी लगती है। यहाँ सभी मर्द सलवार और कुर्ता पहने हुए थे, सिर्फ वही थी जो जीन पैंट पहने हुई। लेकिन अब अपने अंदर के आशिक को जगाने का समय था। मैंने उसे थोड़े गंदे गंदे इशारे किए, वो लड़की थी थोड़ी पिघल गई। फिर बार के करीब मैं उससे बातें करने लगा। वो कहने लगी, तुम दिखने में अच्छे हो, लोगे कुछ? मैंने कहा, आज का जाम मेरी तरफ से। उसने कहा, पिलाओ। मैंने हाथ आगे की तरफ किया और ऐसे ताली बजाई, लो जर्दा लगाओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शौक बहुत अलग लगते हैं तुम्हारे। मैंने कहा, होंठों को रसीला बनाने का ये बेहतरीन तरीका है मेरे पास, लो जर्दा लगाओ। उसने भी होंठों के नीचे खैनी रखी, मैंने भी होंठों के नीचे खैनी रखी। सुरूर दोनों को हो गया था, और जब नशे का सुरूर हो तब आपको पता ही नहीं चलता सामने वाला कैसा है। एक बार तो मैंने उसके गार्ड को पप्पी कर दी थी, क्योंकि नशा ज्यादा हो गया था इसीलिए समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो कहने लगी, तुम्हारे होंठ ज्यादा ही रसीले हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, भीड़ में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, अकेले मिलते हैं, शहर घूमते हैं। मैंने कहा, चलो मेरे पास बाइक है,
लेकिन किसी को बताना मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने भी कहा मेरे पिता तक बात पहुंच जाएगी। ऐसा करते हैं, मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलती हूं, तुम आगे से निकलो, फिर मुझे बाइक से शहर घुमाओ। मैंने आगे से बाइक निकाली, वो पीछे से भागती हुई आई, बाइक के पीछे बैठी और फिर मैं उसे कराची की सड़कों में घुमा रहा था। वो बातें कर रही थी अपने पिता की। वो मुझसे वो बातें करने लगी थी जो कोई भी नहीं करता। उसके पिता की कमजोरियां, जमील जमाली, शकील जलानी हैं क्या, किसके लिए काम करते हैं, नशा तस्करी करते हैं, बहुत बातें बता रही थी। खैनी का सुरूर होता ही ऐसा है, कोई भी झूठ बोल ही नहीं पाता। मुझे तब लगा था ये तो फंस गई, एसपी साहब आपका काम हो गया। लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर था वही होता है। इंसान चाहे जो भी सोच ले वो नहीं होता, क्योंकि नशे में मैं भी था, नशे में वो भी थी। हम शहर से थोड़ा बाहर निकले और बड़ी नदी में मैंने बाइक घुसा दी। मुझे तैरना आता था, उसे तैरना नहीं आता था। बाइक भी डूब गई और वो भी डूब गई। किसी तरह किनारे पर मैं बाहर निकला और मैंने एसपी साहब को फोन लगाया। एसपी साहब हंसते हुए कहने लगे, बात बन गई, सुना है तूने भगा लिया उसे। मैंने कहा जी भगा भी लिया, डुबो भी दिया जी। एसपी साहब ने मां बहन की जो गंदी गंदी गालियां निकाली थी, मैंने फोन काटा था। वो बार बार फोन किए जा रहे और मुझे घबराहट हो रही थी। मैं नदी के किनारे था। तब मेरे साथ वो चुड़ैल भी बैठी हुई, वो कांप रही थी। फिर उसने कहा, देखो मुझे कुछ मत करना, मुझे बस अपना काम करवाना है, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो भी मुझसे डरने लगी थी और मैंने कहा, डर क्यों रही हो, मैं ज्यादा खतरनाक नहीं हूं, मैं नारियल की तरह हूं, बाहर से कठोर हूं, अंदर से नर्म हूं। उसने कहा, तुम नारियल की तरह नहीं हो, तुम सेब की तरह हो, बाहर से मीठे नजर आते हो लेकिन तुम्हारे बीज में साइनाइड भरा है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था क्योंकि विज्ञान में कमजोर था मैं। लेकिन उसने कहा था, तुम्हें किसी को मारना होगा जल्दी मारो, मुझे उसकी मौत जल्दी देखनी है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए था और फिर मैंने उससे पूछा, उस गैंग के लीडर को मारना है ना, उसे मैं हथगोले से उड़ा सकता हूं। उसने कहा, काम इतना आसान नहीं है, वो ऐसे तुम्हें खाली हाथ नहीं मिलेगा, उसके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं। मैंने कहा, मेरी किस्मत देखो, किस्मत, जब मैं वार करता हूं किसी को बचने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद मैंने हथगोला तैयार रखा था, मुंह ढका हुआ था ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। मैं नहीं चाहता था इस कारण गैंग वॉर हो, इसीलिए कुछ हथगोले लेकर लियारी की उस गली में जहां ज्यादातर बड़े बड़े मुजरिम आए होते हैं, सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, और मुझे उड़ती हुई खबर मिली थी वो गैंग का लीडर यहीं पर एक घर के चौबारे पर मीटिंग कर रहा है। मैं नीचे से निकल रहा, 4-5 हथगोले पिन निकाल कर फेंक दिए मैंने। धमाका हुआ, पूरा का पूरा मकान उड़ चुका था। और उसके बाद घर आकर अंधेरे में मैंने चुड़ैल को बुलाया। फिर मैंने चुड़ैल को कहा, वो चुड़ैल, काम हो गया तेरा, चल निकलती बन। उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ और फिर वो कहने लगी, कितने खतरनाक हो तुम, तुम्हें पता है जिसे मैं मरवाना चाहती हूं वो उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। तुम्हें किसने कह दिया कि वो वहां पर है? इस समय वो किसी और शहर में गया हुआ है, ये बात सबको पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता थी। दिन में मैं सामने आ नहीं सकती थी, तुम्हें कुछ कह नहीं सकती थी। तुम्हें पता है उस मकान में उस समय कौन मौजूद था जिसे तुमने मौत के घाट उतार दिया है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मेजर। उसने कहा, मेजर। मैंने कहा, ISI वाले मेजर? उसने कहा, हाँ, तुमने मेजर को मौत के घाट उतार दिया। अब ISI वाले तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, ढूंढ निकालेंगे, तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे। मुझे अब इतना समझ में आ गया था, ये वो समय है जब यहां से भागना होगा। मेरी मौत बेहद नजदीक आ चुकी है। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे खुदा, मेरी सुरक्षा कर। मेरे घर की छत नीचे की तरफ गिर पड़ी।
वो तो मैं छलांग लगाकर बच पाया और फिर मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए खुदा, ये सही समय नहीं है मुझसे बदला लेने का, वो बातें बाद में करेंगे। चुड़ैल ने कहा, तुमसे ज्यादा बदकिस्मत मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या बुरे काम किए हैं तुमने जो इस तरह से किस्मत भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जो करता हूं सच्चे मन से करता हूं। ISI वाले मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे उस चुड़ैल का आखिरी काम करना था। मैं लियारी की सड़कों में इसी तरह बाइक लेकर मुंह ढक कर घूम रहा। कई जगह से मुझ पर गोलियां चलाई जाती, लेकिन मैं उस गैंग के लीडर को ढूंढ रहा था। आखिर वो कहाँ मिलेगा? वो एक ऑटो पर था। मैंने ऑटो पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने ऑटो भगा लिया, लेकिन ऑटो के बीच खाली जगह होती है। मैंने ऑटो पर गोलियां चलाई थी और दूसरी तरफ SP सलमान साहब की गाड़ी जा रही थी। एक गोली सीधा SP साहब के भेजे में लगी थी। SP साहब भी मर गए और उसके बाद वो गैंग का लीडर पीठ पर गोली खाकर वहीं नाली में गिर चुका था। मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया था और तब मेरे कान में आवाज सुनाई दी थी, तुम बड़े खतरनाक हो, मैं जा रही हूं। वो चुड़ैल जा चुकी थी, लेकिन मेरे पीछे गोलियां मारी जा रही थी। बार बार गोलियों से मैं बच रहा। मेरी किस्मत बुरी है या अच्छी है मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वहां से बाइक लेकर अब एक ही रास्ता था, मुझे पाकिस्तान छोड़ना था। अगर मैं पाकिस्तान ना छोड़ता तो बहुत बुरी तरह से फंस सकता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गलती से ही मुझसे जो हुआ है उससे बहुत भयानक तबाही मचने वाली थी। यहां पर गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी और मैं किसी ऐसी जगह छिपना चाहता था कुछ दिनों के लिए जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। ऐसी सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? एक नेता का घर। मैं शकील जलानी के घर के एक कमरे में छिप चुका था। बाहर गार्ड थे, मुझे बाहर ढूंढा जा रहा था, लेकिन मैं तो घर के अंदर। शकील जलानी गलती से उस कमरे का दरवाजा खोल बैठे थे और मैं सामने, और मैंने बंदूक उनकी तरफ तान दी थी। शकील जलानी कहने लगे थे, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान को छोड़ना होगा। मैंने कहा, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बस ये बता दो मेरी बेटी को किसने मारा है। मैं सभी को मौत के घाट उतार दूंगा, जैसे मैंने दाऊद को अधमरा किया था। मैंने कहा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? कुछ ऐसा था जो वो जानते थे लेकिन मैं नहीं जानता था। मैंने कहा, जी मुझे यहां से बाहर निकालिए वरना मैं गोली चला दूंगा। उन्होंने कहा, तुम गोली ना भी चलाओ तब भी मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो काम मैं करना चाहता था तुमने बहुत ज़्यादा आसानी से कर दिया। गैंग खत्म कर दी, SP साहब को मरवा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया तुमने। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, बस ये बता दो मेरी बेटी को किसने मारा, वो पता नहीं चल पा रहा है। मैंने दिमाग लगाया और कह दिया, जी दाऊद। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और फिर उन्होंने मुझे एक सिम दी और कहा, ये अपने फ़ोन में डालो, तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। वो उस समय घर से बाहर निकलना चाहते थे, वो अपने पैसों को समेट रहे। मैं उस अंधेरे कमरे में था और मुझे वो सिम अपने फ़ोन में डालनी थी। मुझे एक पिन चाहिए थी। मैं ढूंढने लगा यहाँ पिन कहाँ मिलेगी। एक जगह मुझे एक छल्ला नज़र आया, मैंने खींचा, उसके आगे पिन लगी थी। मैं कमरे से बाहर निकल रहा, जल्दी से सिम डालना चाहता था मोबाइल में। फिर मैंने देखा ये छल्ला नहीं है, ये तो हथगोले की पिन है जो मैंने निकाल दी थी। कमरे में हथगोला पड़ा था। कमरा धमाके से उड़ा और अंदर इतना बारूद था कि पूरा का पूरा घर उड़ गया। शकील जलानी भी उस धमाके में उड़े थे। मैं बड़ी मुश्किल से बच निकला था और अब मेरे पास एक ही रास्ता था, मुझे पाकिस्तान छोड़ना होगा। अगर मैं यहां पर रहा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मुझे मेरी किस्मत पर यकीन हो चुका था, लेकिन सिम मेरे पास थी। मैंने उस सिम से फ़ोन किया। एक ही जगह फ़ोन लगा था और वो मैं बता नहीं सकता, हर बात बताई नहीं जाती। मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए एक तरकीब लगाई गई थी और कभी कोई यह समझ ही नहीं पाया कि मैं एक जासूस था
एक हिंदुस्तानी जासूस जो यहां घुस गया था। एसपी साहब वो काम नहीं करवा रहे थे। एसपी साहब को भी चालाकी से फंसाया गया ताकि वो मुझसे काम करवाएं। उन्हें लगता रहा मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं तो बस बचना चाहता था, लेकिन जो होता गया वो होता गया। हिंदुस्तान वापस आने के बाद मुझसे ये पूछा जा रहा था कि वहां पर मैंने सबको कैसे कैसे मारा। मैंने एक एक करके सब कुछ बताया। फिर मुझसे पूछा गया कि मुझे क्या जानकारी है, शकील जलानी की बेटी कैसे मरी। मैंने कहा जी वो मुझे नहीं पता। फिर मुझसे पूछा गया कि शकील जलानी जो कि जासूस थे वो कैसे मारे गए। मैंने कहा जी वो भी मुझे नहीं पता। मुझे अब यहां पर एक सुरक्षित घर दिया गया है। मैं वापस आ चुका हूं। मैं जासूसी करने के लिए गया था, जानकारी जुटाने के लिए गया था, लेकिन जो घटनाएं हुई उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इस बंद कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, लेकिन मुझे अंधेरे में एक कोने में चुड़ैल नजर आई थी जो मेरी तरफ देखकर फटी आंखों से कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा तुम यहां कैसे? तुम तो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। क्या मैं अब भी तुम्हारे कब्जे में हूं? उसने कहा कौन सा कब्जा? मैंने तुम्हारी जैसा इंसान नहीं देखा। तुम जो करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं। तुम जो नहीं करना चाहते थे वो सब कुछ होता गया। तुमने कैसे कैसे मारा उन्हें मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें जरूर छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहूंगी। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगी। मैंने कहा मैं कुछ बताना नहीं चाहता। उसने कहा बस मुझे एक बात बताओ, तुम जासूस बनकर पाकिस्तान गए थे तो तुम्हारा एक परिवार भी होगा। मैंने कहा मैं बताना नहीं चाहता। उसने कहा बताओ, अपने परिवार के बारे में बताओ, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं गए? मैंने कहा मैं बात नहीं करना चाहता। उसने मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। मैंने कहा वो मेरे घर का जनरेटर फट गया था तो पूरा परिवार मारा गया था। उसने कहा जनरेटर कैसे फट सकता है? ऐसे कैसे? सब मारे गए, तुम बच गए? मैंने कहा वो मैं खेतों में गया हुआ था। उसने फिर से मेरा गला घोंटा और मुझे वो बताना पड़ा। मैं जनरेटर के साथ खेल रहा था। पास में डीजल के कुछ कैन पड़े थे। आग ज्यादा लगी तो पूरा घर जल गया, मेरा पूरा परिवार मारा गया था। उस चुड़ैल ने कहा आग कैसे लगी थी? मैंने कहा मैं बताना नहीं चाहता। उसने कहा आग कैसे लगी थी? और सच क्या बताता मैं?